एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर द एड्रेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, जो अगर ये पढ़ लिए तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो दी मोस्ट वालों के लिए रेडी हो जाओ। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सिर्फ यही क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, इट विल बी एनफ। और क्या होता है इस चैप्टर में, याद कर लो थोड़ा सा कि इस चैप्टर की राइटर है मार्गो मिंको। और वो क्या होता है कि उनके जो पेरेंट्स थे और वो लोग जो है, जब वॉर चल रहा था उस समय पे अपना घर छोड़कर कहीं और जाते हैं। अब जब वो अपना घर छोड़ के जाते हैं तो उनकी मदर ने क्या करा था, जो नरेटर है स्टोरी की, उनकी मदर ने क्या करा था कि उनके घर के जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें थी, चांदी के बर्तन हो गए, सुंदर सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, उनको अपनी एक फ्रेंड मिसेस डॉर्लिंग के घर पे रखवा दिया था। अनफॉर्चुनेटली जो नरेटर थी उनके घर में सभी की मौत हो जाती है, सिर्फ मतलब उनके पेरेंट्स की मौत हो गई। और बहुत समय बाद जब अपने होश संभालती है तो वो क्या सोचती है कि मैं जाकर वो सभी पुरानी चीज़ों को वापस लाती हूँ, वो मेरी मेमोरीज़ हैं। तो वो उस औरत जिसका नाम है मिसेस डॉर्लिंग, जिसके पास उनकी मदर ने चीज़ें रखवाई थी, वापस मांगने जाती है। तो वो औरत उन्हें कुछ भी रिटर्न करने से क्या, उनकी बात तक उन्हें पहचानने से मना कर देती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। वो दोबारा जब जाती हैं तो उनकी जो बेटी थी उस मिसेस डॉर्लिंग की, वो उन्हें घर के अंदर ले जाती हैं। और जब वो उसके घर में देखती है कि वो मिसेस डॉर्लिंग रात दिन उनके घर के चीज़ों को संभाल के बॉक्सेस में रखने की जगह यूज़ कर रही थी तब से, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग कर आ जाती हैं। और उन्हें बुरा लगता है और वो समझ जाती हैं कि जो चीज़ें होती हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स में आपकी यादें नहीं होती हैं, वो जो है उसको उस घर में लगे हुआ देख के अपनी चीज़ों को परेशान होकर अपने घर वापस आ जाती हैं। और वो समझ जाती हैं कि उनकी जो यादें हैं वो उनके दिमाग में ही हैं, उन चीज़ों से अब वो अपनी यादों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो ये समरी बता दिया मैंने चैप्टर की। अब चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारी नरेटर है उनका नाम हमें नहीं बताया गया है, बट उनकी मदर का नाम बताया गया मिसेस एस, और उसकी सहेली जिसके यहाँ पे उन्होंने अपने चीज़ें रखवाई थी उसका नाम पता है मिसेस डॉर्लिंग। सो ऑन दिस नोट लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। Why did the narrator want to meet Mrs. Dorling? नरेटर को मिसेस डॉर्लिंग से क्यों मिलना था? तो द नरेटर wanted to visit Mrs. Dorling to reclaim मतलब वापस लेना, the possession मतलब material thing जो भी थी, her mother had left in Mrs. Dorling's care during the war, जो भी उनकी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग को ध्यान रखने के लिए दी थी वॉर के समय पे। मिसेस डॉर्लिंग हैड इंसिस्टेड ऑन टेकिंग देयर वैल्यूएबल आइटम्स टू कीप देम सेफ। मिसेस डॉर्लिंग ने कहा था कि वो उनकी वैल्यूएबल आइटम को सेफ रखेंगे अंटिल द वॉर एंडेड, जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता। द नरेटर होपिंग टू रिट्रीव दीज आइटम, नरेटर होप करते हैं कि वो अब उन चीज़ों को वापस लेकर आएंगी। वेंट टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। The visit was motivated by a desire to reconnect with her past and recover the belongings that held sentimental value and memories of her family. तो वो उन चीज़ों को लेने जाती हैं वापस कि यार वो बर्तन जिनमें हम सब फैमिली बैठ के खाना खाते थे, मेरे ड्राइंग रूम में सजे हुए सारे एंटीक पीसेस, मैं वो सब वापस ले आती हूँ क्योंकि वो उनके घर की यादें थी। बट उनको वो कुछ भी नहीं मिलने वाला था वापस, ठीक है। How did the narrator reach the conclusion that she was correct? क्या करेक्ट थी वो? तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, जब डॉर्लिंग ने तो उन्हें पहचानने से भी मना कर दिया था, उन्हें लगता है कि वो गलत एड्रेस पे है, तब उन्हें पता चला था कि अरे नहीं मैंने कोई गलती नहीं करी है। क्यों? क्योंकि जो डॉर्लिंग थी उसने उस समय भी उनकी मदर का ही ग्रीन कलर का स्वेटर पहन रखा था जो धुल धुल के फेड हो गया था। तो वो समझ जाती है यार मैं गलत एड्रेस पे थी नहीं, इससे तो मेरी मम्मी का स्वेटर पहना है, तो मतलब ये डॉर्लिंग ही है। So the narrator concluded she was correct when she noticed the woman was wearing her mother's green knitted cardigan. The wooden button on the cardigan had faded from repeated washing. इतनी बदतमीज थी वो औरत कि भाई अपनी उनकी मदर का ही स्वेटर पहन के उसे पहचान नहीं रही थी। और वो देख लेती हैं कि कैसे उसने इतने समय से उस स्वेटर को पहना है, वॉश हो चुके बटन जो है वो फेड हो गए हैं। द नरेटर्स सस्पेशन व फर्दर कन्फर्म व्हेन शी ऑब्जर्व द वुमेन्स रिएक्शन। और जो शक हुआ था कि हाँ ये मेरी मम्मी का स्वेटर है, वो भी यकीन में बदल जाता है जब मिसेस डॉर्लिंग को वो देखती है कि वो कितनी अनकंफर्टेबल हो रही थी, खुद को दरवाजे के पीछे छुपा रही है, दरवाज़ा बंद कर रही है कि अंदर ना देख पाएँ। तो इस वजह से वो समझ जाती है कि यार मैं तो सही जगह पर आई हूँ। तो the narrator's suspicion were confirmed when she observed the woman's reaction. The woman seemed uncomfortable and even tried to hide behind the door. These actions convinced the narrator that the cardigan indeed belonged to her mother and she was right about the woman's identity and intention. और वो समझ जाते हैं कि भाई मैं बिल्कुल सही एड्रेस पर आई हूँ, डॉर्लिंग के घर पर ही मैं आई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What did the narrator's mother tell her about Mrs. Dorling? नरेटर की मदर ने उन्हें मिसेस डॉर्लिंग के बारे में क्या बताया था? तो द नरेटर्स मदर डिस्क्राइब्ड मिसेस डॉर्लिंग एज एन ओल्ड एक्वेंटेंस who had suddenly appeared in their lives during the war. तो उनकी मदर बताती है कि मिसेस डॉर्लिंग मेरी पुरानी सहेली हैं, पता नहीं वॉर के समय पे फिर से मेरी दोस्त बन गई हैं। मिसेस डॉर्लिंग विजिटेड फ्रिक्वेंटली एंड ड्यूरिंग ईच विजिट, मिसेस डॉर्लिंग उनके घर पे डेली आया करती थी। डेली मतलब और डेली छोड़ो तुम, हफ्ते में
2-4 दिन छोड़ के आ जाती थी और हर हफ्ते आती थी। शी टुक समथिंग वैल्यूएबल ऑन ईच विजिट, और जिस भी विजिट पे वो उनके घर पे आती थी कुछ ना कुछ, उनके घर के अंदर काफ़ी अमीर होंगी, काफ़ी जो सुंदर सुंदर महंगी महंगी चीज़ें होती थी वो ले जाती थी, ठीक है। और ये कहती थी क्लेमिंग वी शुड कीप इट सेफ, ये कहती थी कि वॉर के समय पे पता नहीं आप लोगों को कुछ होना चाहे तो मैं इसे संभाल के रख लेती हूँ। द नरेटर्स मदर ट्रस्टेड हर, नरेटर की मदर मिसेस एस उन्हें ट्रस्ट करती हैं, बिलीविंग शी वॉज हेल्पिंग देम ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट सिचुएशन, उन्हें लगता है कि अरे मेरी दोस्त मेरी मदद कर रही है मुश्किल सिचुएशन में। What reason did Mrs. Darling provide for taking away the precious belonging of the narrator's mother? तो मिसेस डॉर्लिंग क्या रीज़न देती हैं उन सभी प्रेशियस चीज़ों को ले जाने के लिए? तो मिसेस डॉर्लिंग सजेस्टेड टू द नरेटर मदर दैट शी शुड स्टोर हर बिलोंगिंग्स इन अ सेफर प्लेस टू प्रिवेंट देयर लॉस इन केस दे हैड टू लीव देयर हाउस। तो वो कहती है मैं संभाल के रखूँगी, अगर आपको अपने घर से भाग के जाना पड़े तो चीज़ें तुम्हारी मेरे पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। What was the reaction of Mrs. Darling when narrator said she is the daughter of Mrs. S? तो डॉर्लिंग का क्या रिएक्शन था जब नरेटर बताते हैं कि मैं मिसेस एस की बेटी हूँ? तो when the narrator introduced herself as Mrs. S daughter, Mrs. Darling reacted in a very strange manner. Mrs. Darling बहुत strange manner में react करती हैं. She barely opened the door and kept looking at the narrator without saying anything. तो वो डोर भी नहीं खोलती हैं, ऊपर से बिना कुछ बोले देखती रहती हैं उन्हें. Her body language and silence indicated that she was not pleased to see the narrator. और उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी चुप्पी ये दिखा रही थी कि वो नरेटर को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी. And do not want to engage in a conversation or allow her inside. और ऐसा रिएक्ट कर रही थी कि वो उनसे बात भी नहीं करना चाह रही है, बिजी हैं और उन्हें अंदर भी नहीं बुलाएंगी. Did the narrator feel convinced about her mother's views regarding Mrs. Darling? How do you know? तो क्या उनके जो नरेटर की खुश थी उनकी मम्मा जब उन्हें बताती है कि डॉर्लिंग सब सामान लेके जा रही है या नहीं? तो नरेटर did not feel convinced about her mother's views on Mrs. Darling. This is evident from Mrs. Darling keen interest in taking the valuable possession which narrator disapproved of. Her question indicated her skepticism about her mother's stance. यानी कि जब वो माँ को क्वेश्चन करती हैं कि ये क्यों ले जा रही है ये वो, तो ऑब्वियस है कि उन्हें पसंद नहीं आ रही थी ये चीज़. What does the narrator remember about Mrs. Darling from their first meeting? तो नरेटर को मिसेस डॉर्लिंग के बारे में क्या याद है पहली मीटिंग के बाद से? तो ड्यूरिंग देयर फर्स्ट इनकाउंटर द नरेटर नोटिस दैट मिसेस डॉर्लिंग हैड अ ब्रॉड बैग. वो कहती है मुझे याद है मिसेस डॉर्लिंग की एक ब्रॉड बैग थी एंड उन्होंने ब्राउन कलर का कोट और एक शेपलेस हैट पहन रखी थी. शी टुक अ हैवी सूटकेस अंडर द कोट रैक एंड लेफ्ट, और वो एक हैवी सूटकेस उठा के चली जाती हैं. द नरेटर ऑल्सो लर्न दैट मिसेस डॉर्लिंग लिव्ड एट 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे, ठीक है. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. वाई डिड द नरेटर वेट अ लॉन्ग टाइम बिफोर गोइंग टू द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट? तो क्यों नहीं गई थी सडनली? तो इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन द नरेटर हैड नो इंटरेस्ट इन हर मदर्स बिलोंगिंग स्टोर्ड एट नंबर 46. तो जब वो लोग वॉर ख़त्म होता है, वो लोग फ्री होते हैं, तब तो उनका बिल्कुल मन नहीं था उन चीज़ों को वापस देखने का, मार्कोनी स्ट्रीट पे जाने का. शी ऑल्सो हेजिटेटेड फियरिंग अ कॉन्फ्रंटेशन विद द आइटम्स दैट बिलोंग टू हर डिजीज मदर. तो उस समय जब वो स्टार्टिंग में इसलिए नहीं गई क्योंकि उन्हें डर लगता था कि यार वो चीज़ें देखकर मुझे अपनी फैमिली की याद आएगी. व्हेन डिड द नरेटर बिकम क्यूरियस अबाउट हर मदर्स पोजेशन? कब उनको याद आता है कि मैं वो सब चीज़ें जाकर वापस लाती हूँ? तो द नरेटर बिकम क्यूरियस अबाउट हर मदर्स पोजेशन एज लाइफ रिटर्न टू नॉर्मलसी. जब वो कहती है दिन लगने लगे और सब कुछ नॉर्मल होने लगा. शी रियलाइज दैट दोज बिलोंगिंग मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस her mother had given her and wanted to touch and remember them. तो जब वो थोड़ा समय कहते हैं ना घाव भर देता है, तो जब वो थोड़ी नॉर्मल होती हैं तब वो सोचती हैं कि जाकर मैं वो सब चीज़ें वापस लाती हूँ. I was in a room I knew and did not, says the narrator, the address में. What prompted her to make this observation? वो ऐसा क्यों कहती है कि मैं उस कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी थी? तो द नरेटर फाउंड हरसेल्फ सराउंडेड बाय फेमिलियर थिंग्स शी वांटेड टू सी अगेन. तो वो उस कमरे में पहुंचते हैं डॉर्लिंग के ड्राइंग रूम में और उनके सामने वो सब चीज़ें थी जिसे वो देखना चाहती थी. बट द अरेंजमेंट इज इन अनफेमिलियर एंड टेस्टलेस मैनर. बट वो कहाँ पे थी? वो डॉर्लिंग के घर पे थी, उनके घर पे नहीं थी. और ऊपर से उसने बहुत ही भद्दे तरीके से उन्हें सजा रखा था. कंबाइंड विद अगली फर्नीचर एंड अ मस्टी स्मेल. ऊपर से वो डॉर्लिंग के घर में बहुत बुरा सा फर्नीचर था और उसके घर में एक मस्टी, एक गंदी सीलन की स्मेल आ रही थी. That made the room seem unfamiliar. तो कोई अपनापन नहीं लगा उन्हें उन चीज़ों को देख के अब, क्योंकि अब वो डॉर्लिंग यूज़ कर रही थी. I just looked at the still life over the tea table, says the narrator. What does she mean by the still life? What prompted her to make this remark? तो उन्होंने क्यों कहा कि मैं टी टेबल के ऊपर, चाय की टेबल के ऊपर जो बेजान दुनिया थी उसे देख रही थी. What's the meaning? तो by the still life the narrator referred to the item arranged on the table. वो स्टिल लाइफ से मतलब है जो चीज़ें टेबल पे रखी थी, वो टेबल क्लॉथ, टी कप, पॉट, स्पून्स. द प्रेजेंस ऑफ एंटीक बॉक्स एंड सिल्वर स्पून्स प्रॉम्प्टेड हर टू मेक दिस रिमार्क.
तो वो जो है उसको इसलिए कहती है स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, क्योंकि वो सब चीज़ों को देख रही थी जो नॉन लिविंग थिंग हो गई ना, वो सब नॉन लिविंग थिंग, उनके लिए कनेक्शन था उनके पास का, तो उनको वो कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ वॉज द नरेटर एबल टू रिकॉग्नाइज हर ओन फेमिलियर वुलन टेबल क्लॉथ। तो अब भाई उनको अपने टेबल का जो मेज पोस्ट था वो कैसे पहचानती है कि यार ये तो हमारा ही है। तो नरेटर रिकॉग्नाइज हर वुलन टेबल क्लॉथ बाय फॉलोइंग द लाइन्स ऑफ इट्स पैटर्न एंड रिमेंबर्ड अ बर्न्ट मार्क दैट हैड नॉट बीन रिपेयर्ड। शी इवेंचुअली लोकेटेड द बर्न्ट मार्क कन्फर्मिंग इट्स आइडेंटिटी। तो मतलब इतनी घटिया थी डॉर्लिंग कि एक तो उनकी चीज़ें यूज़ कर रही थी, तो इतनी मतलब केयर भी नहीं करती थी चीज़ों की कि अगर कोई बर्न्ट मार्क है तो उसे सही कर ले, नहीं, वो वैसे का वैसा ही उसको यूज़ कर रही थी। तो नरेटर को पता चल जाता है कि अच्छा ये तो हमारा ही है। You only notice when something is missing. Why does the speaker exactly mean? वो कहती है हम किसी चीज़ पे ध्यान तब देते हैं जब वो हमारे से चली जाती है, जब वो खो जाती है। ऐसा वो क्यों कहती है? तो द स्पीकर मीन्स दैट पीपल बिकम यूज टू देयर लवली थिंग्स एंड ऑफन टेक देम फॉर ग्रांटेड। जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब तक हमसे वो छिन ना जाए। ठीक है, टाइम को भी आप मान सकते हो, जब टाइम होता है तब हम पढ़ते नहीं है, बाद में टेंशन लेते हैं। सिर्फ तुम अपना एक पेन मान लो जैसे तुम डेली लिखते हो, सोचो घर में एक भी पेन ना बचाओ, रात के बज रही हो 11-12 और तुम्हें अभी पढ़ाई करनी हो, तो तुम कितने परेशान होगे कि यार मुझे तो अभी नोट्स बनाने थे और पेन ही नहीं है। तो कोई सिंपल सी चीज़ भी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है वो हमें तब पता चलेगी जब वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, दे ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, नीड्स रिपेयर और हैज़ बीन लेंट आउट। एग्जाम्पल इंक्लूड द नरेटर्स मदर आस्किंग हर help the polish the silver cutlery and the narrator noticing missing item during a brief stay at home। तो यहाँ वो कहना चाह रही हैं, देखो जब भी वो अपने घर जाती थी अपने कॉलेज से तो उन्हें लगता था यार ये चीज़ कहाँ गई मम्मी, वो वहाँ पे प्लेट लगी हुई थी, वो कहाँ है। पहले उनको वो प्लेट को यूज़ नहीं करती थी, बट जब वो हटी अपनी जगह से तो उन्हें रियलाइज़ हुआ। और जब उनकी कभी कुछ रिपेयर आप करोगे तो आपको पता चलेगा एक चीज़ कितनी ज़रूरी है, उसे ठीक करोगे। जैसे उनकी मदर उनसे एक दिन चांदी के बर्तनों को पॉलिश करा रही थी, तब उन्हें पता चला कि वो चांदी के हैं, वरना तो वो डेली उसमें खाना खाती रहती थी, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। तो वो कहते हैं कि हम किसी चीज़ पे तब ध्यान देते हैं जब वो हमारे से छिन जाए, जब उसमें हमें कुछ रिपेयर करना हो, या जब हमने किसी को उधार पे दिया और वो हमें वापस ना कर रहा हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर कम टू नो अबाउट दैट कटलरी द एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। तो मैंने बता ही दिया, तुम्हारे को रीड कर लो। उन्हें कैसे पता चलता है कि सभी बर्तन हमारे चांदी के हैं? तो तब पता चलता है जब वो चांदी के बर्तनों में खाती हैं खाना, तब तो नहीं पता चलता, बट जब वो एक दिन उनकी मम्मी कहती है हेल्प कर दो उन्हें पॉलिश करने में, तब पता चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द नरेटर सडनली डिसाइडेड टू लीव। क्यों नरेटर डिसाइड करती है कि मैं यहाँ इस कमरे से बाहर जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। तो द नरेटर डिसाइडेड टू लीव एब्रप्टली, एब्रप्टली मतलब सडनली, when she realized that objects once meaningful and belonging to her mother has lost their value in strange surroundings of Mrs. Darling's house। तो अपनी मदर की वैल्यूएबल पोजेशन को जब उन्होंने डॉर्लिंग के घर पे देखा तो उन्हें पता चल गया कि अब इनमें वो बात नहीं रही है, अब इनमें मेरी यादें नहीं हैं। द डिस्कनेक्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट मेड देम इररिलेवेंट एट हर प्रेजेंट लाइफ। ठीक है, हाउ डिड द नरेटर रिकनसाइल हरसेल्फ टू हर मदर्स प्रेशियस बिलोंगिंग। तो वो अपने मन को कैसे मनाती है, और उन्हें समझ में आ गया था डॉर्लिंग कुछ वापस करने वाली तो है नहीं, तो वो खुद को कैसे मनाती है कि अब मेरे इनके बिना ही जीना होगा मुझे। तो द नरेटर रिकनसाइल्ड हरसेल्फ टू लॉस बाय एक्सेप्टिंग दैट हर मदर हैड ओनली लेंट द बिलोंगिंग्स फॉर सेफ कीपिंग एंड दैट मिसेस डॉर्लिंग वॉज नॉट मेंट टू कीप देम परमानेंटली। Although seeing the objects stayed memories, she found no place for them in her current life and accepted her fate। तो वो कहते हैं कि वैसे तो मेरी मम्मा ने उन्हें कुछ समय के लिए रखने को दिया था, हमेशा के लिए नहीं, बट अब जब मैं गई हूँ वहाँ और मैंने देखा कि उन ऑब्जेक्ट से मुझे क्या मेमोरीज हो रही है और मैं क्या फील कर रही हूँ, तो मैं इन्हें नहीं रखूँगी। ऊपर से मेरे फ्लैट में जगह भी नहीं है कि मैं ये सब कहाँ रखूँ। नरेटर विजिट मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस सेकंड टाइम। वो सेकंड टाइम डॉर्लिंग के घर क्यों जाती हैं? हाउ डिड द नरेटर्स फीलिंग अबाउट द फैमिली पोजेशन चेंज। और कैसे उनकी वो चीज़ें जिन्हें वो चाहिए थी वो बदल जाती है उनकी फीलिंग। तो in the story addressed by Margot Minko, the narrator went to Mrs. Darling house a second time to retrieve her family's belonging that was taken during war। तो वो सामान वापस लेने जाती है जो वॉर के समय पे रखवाया था। The first visit was unsuccessful। पहली विजिट तो उनकी अनसक्सेसफुल थी because Darling was uncooperative, क्योंकि डॉर्लिंग तो बात ही नहीं कर रही थी। The narrator was determined to recover the items that held sentimental value and represented memories of a pre-war life। और उन्हें वो चीज़ें वापस चाहिए थी। तो during her second visit she found that Mrs. Darling was not at home। तो यहाँ से भी लिख सकते हो, ये वाला पैराग्राफ रहने दो, यही लिख देना ये वाला पैराग्राफ। तो ड्यूरिंग हर सेकेंड विजिट शी फाउंड दैट मिसेस डॉर्लिंग वॉज नॉट एट होम। मिसेस डॉर्लिंग घर पे नहीं है एंड शी वॉज ग्रीटेड बाय मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर। और मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर से वो मिलती है। द डॉटर वॉज अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन। उनकी लड़की को पता नहीं था कि ये सब मेरी मम्मी ने चोरी का सामान रखा है घर में, चुरा लिया, मतलब जो उनको दिया गया था संभाल के रखने के लिए। तो वो दरवाज़ा खोल के उन्हें अंदर बुला लेती है। एज द नरेटर वॉक थ्रू द रूम शी रिकॉग्नाइज मेनी ऑफ हर फैमिलीज पोजेशन। उन्हें हानुका दिखता है जो पैसेज में लगा हुआ था अपनी फैमिली का, प्लेटें दिखती हैं एंटीक वाली, सब दिखता है उन्हें।
दिस टाइम हाउएवर इंस्टेड ऑफ फीलिंग अ सेंस ऑफ लॉस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये फील करना रही तो मेरी घर की चीज़ है ये ऐसे फील करने की जगह the narrator felt a sense of closure. The essence of a past life were not tied to these objects. उस घर में उन्हें जाके पता चला कि मेरी past life की memories इन non living things से नहीं जुड़ी है. With a sense of peace, she decided to leave without taking anything, understanding that her true home was within her heart and mind, and that moving forward without clinging to the past was the way to honor her family's memory. तो ये लाइन आई होप मतलब आई नो कि आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बट आई होप कि आप इसे लर्न कर लो ये लास्ट 3 लाइन्स को, क्योंकि ये इस चैप्टर का एसेंस है. कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि वो उस रूम से क्यों भाग गई, क्यों उन्होंने लड़ झगड़ के, मैंने कॉमेंट्स कर दी थी, क्यों नहीं ली उन्होंने अपनी फैमिली की चीज़ें वापस. तो गाइज अब वो समझ चुकी थी कि अगर उन्हें अपनी फैमिली को याद करना है तो वो प्लेट देख के, वो चांदी के चम्मच देख के, उन चीज़ों से वो उनकी फैमिली उन्हें याद नहीं आएगी. नहीं, अगर उन्हें अपनी फैमिली को याद करना है और उनसे कनेक्टेड रहना है तो वो कहती है मेरे दिल में ही वो जगह काफ़ी है, रादर देन कि मैं अब डार्लिंग से लड़ूँ. और ऊपर से उन्होंने देख लिया कि कैसे वो डार्लिंग जब उन चीज़ों को यूज़ कर रही है इतने समय से, तो उनकी जो वैल्यू थी वो खत्म हो चुकी थी. और उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि अगर मुझे अपनी फैमिली को कनेक्ट, वो गई क्यों थी चीज़ें वापस लेने, उन्हें चीज़ों का लालच नहीं था, उन्हें लग रहा था वो देखूंगी तो मुझे अपने परिवार की और याद आएगी, मैं कनेक्ट कर पाऊंगी. जब वो वहाँ गई, देखा वो उसे यूज़ कर रही है, तब वो समझती है कि ये नॉन लिविंग थिंग में कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन मेरे मन में बहुत है, मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को याद अपने दिल से ही कर सकती हूँ. तो विद दिस ये वाले आंसर को बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में मैंने प्रेजेंट करा है, अच्छी वैकेबलरी में. इसे तुम पढ़ो, समझो, थोड़ा इजीली करके लर्न कर सकते हो. एंड यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस आई होप कंप्लीट हो ही गए हैं. हाँ, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. व्हाई डिड नरेटर फाइनली डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस, ये भी पढ़ लो एक बार. नरेटर डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस बिकॉज शी रियलाइज्ड दैट द आइटम एसोसिएटेड विद हर पास्ट हैड लॉस्ट देयर मीनिंग आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम देम. The memories connected to these objects were painful and she felt that moving on was the best way to cope with her loss. Letting go of the address symbolized her decision to leave the past behind and find peace. तो easy language वाला करना हो ये लर्न, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि वो उस घर से क्यों भाग जाती हैं. ठीक है जी. तो विद दिस सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे इस चैप्टर के. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ नेक्स्ट चैप्टर के मॉडर्न क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही पढ़ाने वाली हूँ. द एड्रेस चैप्टर नहीं देखा है तो मैंने अभी अपलोड करा है, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड स्टडी. बाय बाय.